नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबाल। दोस्तों, हरियाणा बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है और ये कप्तान अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो अब तक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनके साथ मिलकर अब सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने का काम करेंगे। जी हां, मोहनलाल बडोली को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और उसके बाद वो तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे कि कौन हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष होगा, कौन कमान संभालेगा, इस पे विराम लग गया है और अब नई चर्चाएं जिन पे विवेचना करना, विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, उसमें ये शामिल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हर उस वर्ग को साधने की कोशिश की है जो बीजेपी की आने वाले विधानसभा चुनाव में नैया पार लगा सकता है। मोहनलाल बडोली ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ओबीसी समुदाय से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और पार्टी के प्रभारी जो बनाए गए हैं राजस्थान से सतीश पुनिया, वो जाट समुदाय से। क्या बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो परिणाम लोकसभा चुनाव के दौरान आए थे, जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी थी और इन 5 सीटों में भी आधी से ज्यादा विधानसभा सीटें जो इन लोकसभा सीटों में आती है वो भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी थी, क्या बीजेपी को अब ये सारी चिंताएं खाई जा रही है? और क्या नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बडोली की ये जोड़ी बीजेपी की नैया पार लगा पाएगी? इन सब का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है और इसके लिए हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी मौजूद हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डबाल जी। 12 मार्च याद है सबको, जब प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है भारतीय जनता पार्टी को लगभग 5 महीने बाद। देखिए, अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि हर उस वर्ग को साधने की कोशिश करे जो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलवा सकता है। देखिए डबाल जी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के बाद से जी आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद संजीदा है। लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बात को लेकर के चिंतन मंथन शुरू कर दिया कि उन्होंने लोकसभा में 5 सीटें क्यों खोई, उसके क्या कारण रहे, उसकी समीक्षा की गई, बड़ी बड़ी बैठकें की गई जी। और 5 लोकसभा के साथ साथ हरियाणा के आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई। जी। भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए रणनीति तय करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी हर उस वर्ग को साधने में लगी है जिनका एक बड़ा वोट बैंक प्रदेश में है। 7.5% ब्राह्मण वोट है। देखिए, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं, ये ओबीसी प्लस ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इससे बीजेपी को उम्मीदें हैं कुछ ना कुछ। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर जी लोकसभा चुनाव लड़वाया और चुनाव जीतने के बाद उनको मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान मिला। जी। वहीं हरियाणा की जिम्मेवारी नायब सिंह सैनी के पास आ गई। नायब सिंह सैनी अब तक मुख्यमंत्री पद संभाल रहे थे, जहां सरकार चला रहे थे, वहीं संगठन का कार्यभार भी नायब सिंह सैनी देख रहे थे।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई बड़े नेता लाइन में लगे थे। जी सबको ये पता था विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। जी आज जैसे ही मोहनलाल बड़ोली के नाम की घोषणा हुई, जी नाम उजागर हुआ, उन बड़े नेताओं को एक झटका लगा जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे। जी मोहनलाल बड़ोली ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। झटका लगना लाजमी था। देखिए, बीजेपी की एक बात तो माननी पड़ेगी, ये वो करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। मोहनलाल बड़ोली 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हार गए और 26,000 के आसपास वोटों से वो चुनाव हारे और खुद अपने हल्के से भी शायद वो पीछे रहे। और उनको अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है तो निश्चित तौर पे ये सरप्राइजिंग तो है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। भारतीय जी। जनता पार्टी जो फैसले लेती है जी वो ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए सरप्राइजिंग होते हैं। जी 2014 में और बड़ी बात यह है कि उनको लोकसभा चुनाव में सिटिंग एमपी की टिकट काट के उतारा गया था। मैं वही बताने जा रहा हूं। देखिए, 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जी अपनी सरकार बनाई थी। जी बिना किसी के समर्थन से हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी। जी उस वक्त मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। चौंकाने वाली थी। वो भी पहली बार एमएलए बना, पहली बार वो एमएलए बने थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जी। प्रदेश के तमाम बड़े नेता जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, उनको तब भी झटका लगा था। जी उसके बाद 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। ये भी चौंकाने वाला, फिर भी सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। सबसे सरप्राइजिंग तो अनिल विज के लिए रहा। अनिल उन्होंने विज कहा को कि तो मैं एक आपका भागीदार बड़ा नहीं बनूंगा। झटका लगा था। जी और प्रदेश के तमाम नेताओं को झटका लगा था। उन लोगों के लिए सरप्राइजिंग था नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाना। मुझे लगता है नायब सिंह सैनी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जी और ऐसा ही मोहनलाल बड़ोली के साथ हुआ है। प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता आज ये पूछ रहे हैं कि मोहनलाल बड़ोली कहाँ से हैं, कौन है, किस वर्ग से आते हैं। जी देखिए, मोहनलाल बड़ोली पार्टी के पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जी जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं। जी उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। जी एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और जिला पार्षद रहे। उसके बाद 2019 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। पार्टी ने उन्हें टिकट दी और वो राई से विधायक बने, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जी उसके बाद 2024 में उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो चुनाव हार गए लोकसभा का। सवाल यही है कि हारे हुए कैंडिडेट को अगर इस तरह से तरजीह दी जा रही है तो फिर पार्टी में सवाल उठ सकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने पार्टी में संगठन के रूप में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया। जी 2020 में सोनीपत के जिला अध्यक्ष बने। जी 2021 में हरियाणा भाजपा के प्रदेश महासचिव बने। जी तो उन्हें संगठन का अनुभव है। संगठन में उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी के लॉयल माने जाते हैं। मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी और उनके भी लॉयल माने जाते हैं। तो लॉयल्टी पार्टी के प्रति और व्यक्ति के प्रति दोनों है। देखिए, उनकी लॉयल्टी पार्टी के प्रति भी है, उनकी लॉयल्टी मनोहर लाल खट्टर के प्रति भी है और एक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और निचले स्तर पर मंडल अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया है। नवीन जी, बड़ा सवाल यही है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे। सतीश पूनिया को प्रदेश प्रभारी बनाया, क्या जाट वोट बैंक इससे प्रभावित होगा? मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या
ब्राह्मण समाज इससे प्रभावित होगा? ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, ओबीसी समाज कितना प्रभावित होगा? ये बड़ा सवाल है। एक कॉम्बिनेशन तो बनाने की कोशिश की है, लेकिन ब्राह्मण नेता तो बीजेपी में रामविलास शर्मा जैसे बड़े नेता जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, ऊंचा कद रखते हैं, वो भी देखिए, रामविलास शर्मा इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कोशिश में लगे थे जी वो पिछले 3 दिन से दिल्ली में बैठे थे उन्हें उम्मीद थी कि उनका नंबर लग सकता है जी कैप्टन अभिमन्यु वो कोशिश में लगे थे कि किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए उनका नंबर लगे करनाल से पूर्व सांसद रहे संजय भाटिया का नाम पूरे हरियाणा में चर्चा में रहा जी लोकसभा चुनाव से पहले ही उनका नाम चर्चा में आना शुरू हो गया था जब नया सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी लग रहा था कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए उस वक्त लगा कि मनोहर लाल खट्टर को चूंकि मुख्यमंत्री पद से इसे केंद्र में भेजा गया है तो हो सकता है किसी पंजाबी समुदाय से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और संजय भाटिया मनोहर लाल खट्टर के बिल्कुल विश्वास पात्र उनके खासम खास माने जाते रहे हैं ये संजय भाटिया का नाम भी बड़ा चर्चा में रहा लेकिन आज जिस तरह से मनोहर लाल के विश्वास पात्र माने जाने वाले मोहनलाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तमाम पार्टी के कार्यकर्ता अचंभित हुए उनके लिए सरप्राइजिंग था और इसमें कोई शक वाली बात नहीं भारतीय जनता पार्टी चाहे वो जाट वोटर हो चाहे वो ओबीसी और एससी एसटी वोट बैंक हो चाहे वो ब्राह्मण वोट हो सबको साधने में लगी है पार्टी देखिए लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी को गांवों में एक बड़ा झटका लगा है गांवों में उनको हाँ देहात में बड़ा झटका लगा इसमें उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें भारी विरोध सहन करना पड़ा गांवों में और भारतीय जनता पार्टी के साथ जजपा जो इनकी पार्टी सरकार में हिस्सेदारी रही जिसकी 9.5 साल तक 4.5 साल तक 2019 से 2024 तक 4.5 साल तक जिसने पार्टी में हिस्सेदारी निभाई दुष्यंत चौटाला जजपा के उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में उसे भी बड़ा झटका लगा जजपा को आप ये देखिए गांवों की पार्टी माना जाता है जजपा का वोट बैंक गांव में है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक शहर में ज्यादा रहा है और गांवों में किस कदर भारतीय जनता पार्टी और जजपा का ग्राफ नीचे चला गया आप ये देखिए जजपा को लोकसभा की 10 में से 10 सीटों पर जमानत जब्त हुई उनकी 1% से भी कम वोट बैंक उनके पास आया 1% से भी कम वोट उनको मिले पूरे हरियाणा में तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव का मतदाता भारतीय जनता पार्टी से सरकार से खासा नाराज है खासा परेशान था और उन्होंने खिलाफत की लोकसभा चुनावों में और अब पार्टी उस तमाम वोट बैंक को साधने में लगी है भारतीय जनता पार्टी चाहती है अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में तीसरी बार सरकार बनाए वो बड़ी जीत हासिल करे और उन्हें किसी दूसरे दल का सहारा ना लेना पड़े वो अपने दम पर सरकार बनाए इसके लिए वो हर तरीके से हर वर्ग को हर जाति को हर समुदाय को साधने में लगी है लेकिन नवीन जी ताज तो काटो बरा देखिए चुनौतियां बनते ही सामने खड़ी है इसमें कोई शक वाली बात नहीं ताज कांटो भरा है चुनौतियां बहुत हैं भाई जहां लोकसभा में 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खोई हैं और 46 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गया है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान राह नहीं है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग को साधने में लगे हैं इससे पहले ग्रामीणों के लिए उन्होंने सरपंचों के लिए इतनी घोषणाएं कर दी कि गांव में उनकी पार्टी मजबूत हो किसी तरीके से गांव का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास वापस आए उनके विधानसभा में उनके उम्मीदवारों को कोई दिक्कत ना आए कोई परेशानी ना आए उनको इसका फायदा मिले उन्होंने शहरी मतदाताओं के लिए कई घोषणाएं की स्टील प्लस 4 का जो मुद्दा पिछले 1 साल से ज्यादा से लटका हुआ था
आप देखिए परिवार पहचान पत्र को लेकर उन्होंने घोषणाएं की, उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लोगों की इस समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए, जगह जगह कैंप लगाए जाएं लेकिन और बीजेपी ने ऑफलाइन एक इस संकेत तो समस्या को साफ दूर दे की दिया जाए। है कि राजनीति केवल गैरजाट की करेंगे। देखिए, हाँ, इसमें जब 2019 तक आप देखिए कोई या तो बीच में ओम प्रकाश धनखड़ भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, सुभाष बराला भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि राजनीति गैरजाट की करेंगे। देखिए हालांकि तबाल जी, बाईस हरियाणा फीसदी में 22% जो है जाट, हम कह सकते हैं हरियाणा में 21.5% अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति है। 8% पंजाबी वोट है, पंजाबी, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री रहे तो प्रदेश अध्यक्ष जाट को बना दिया गया था उस समय, बराला रहे, फिर ओम प्रकाश धनखड़ रहे, और ब्राह्मण समाज 7.5% है। देखिए हमेशा हरियाणा में राजनीति जाट वर्सेस नॉन जाट की रही है। जी चौटाला परिवार ने हमेशा जाट की राजनीति की, जी चौधरी बंसीलाल ने हमेशा जाट की राजनीति की। उन्होंने चाहे हरियाणा विकास पार्टी अपनी पार्टी बनाई हो, चाहे उन्होंने कांग्रेस में रह करके चुनाव लड़ा हो। इसी तरीके से जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की कमान संभाली, जी उनका फोकस भी जाट वोटरों पर ज्यादा रहा और भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट को अपना वोट बैंक बनाया हरियाणा में। जी हालांकि उन्होंने जाट वर्ग को भी साधने के लिए राजस्थान से वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया, ताकि हरियाणा में जाट वोट को भी साधा जा सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जाट भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, वो उसके साथ उनका लगाव नहीं है। लेकिन उनको पता है कि जब कोई जाट नेता उनका साथ रहेगा तो पूरा नहीं तो कुछ तो उनका फायदा मिलेगा। जी भिवानी से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को शामिल कराया अपनी पार्टी में। बंसीलाल के पुत्र वधू हैं, उनका भिवानी में पकड़ है, तो जाट समुदाय को भी भारतीय जनता पार्टी साधने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है विधानसभा चुनावों में किसी भी तरीके से उनके पास सीटें आए और वो अपने दम पर तीसरी बार अपनी सरकार हरियाणा में बनाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो बना है ये काम करेगा। देखिए ये नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली का, देखिए ये कितना काम करेगा ये तो वक्त बनाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने में लगी है। इसीलिए मोहनलाल बड़ोली को उन्होंने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले नेता को, एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है, सौंपी है, और उनके कमान सौंपते ही जहां कुछ बड़े नेताओं को झटका लगा है, वहीं पार्टी के तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी है। बधाई देने वालों का तांता लगा है। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात की जी, क्योंकि उन्हें पता है सरकार और संगठन मिलकर चलेंगे तभी इनकी नैया पार लग सकती है, तभी पार्टी को लाभ हो सकता है, तभी पार्टी को फायदा हो सकता है। अच्छा, मोहनलाल बड़ोली राजनीति समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। हार होते ही उन्होंने विक्टिम कार्ड खेल दिया था कि उनके साथ जो है वो गद्दारी हुई और उनके उनके साथ विश्वासघात हुआ, पार्टी के नेताओं ने साथ नहीं दिया। वो जानते हैं कि तीर कब कैसे कहां चलाना है। देखिए हार होते ही नहीं बल्कि चुनाव होते ही उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। जी, चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी के नेताओं ने चुनाव में उनका साथ नहीं दिया, उनकी खिलाफत की, उनका विरोध किया, कांग्रेस के नेताओं का साथ दिया। उन्होंने कहा उनके पास इस बात की ऑडियो है, वीडियो है, वो पार्टी संगठन को उन्होंने इस बात के बकायदा सबूत पेश किए जी, और उसमें उन्होंने पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम लिए। लेकिन नवीन जी, जब दिन में ये घोषणा हुई और जेपी नड्डा जी की ओर से जो लेटर जारी किया गया, उसके बाद से बीजेपी के ही कुछ लोगों को ये तो पता था मोहनलाल बड़ोली
जो है वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे, राई से विधायक थे, लेकिन संगठन में जो उनका काम रहा, और मतलब ऐसे लोग बीजेपी के साथ जो लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सोनीपत और आसपास के इलाके के नहीं, तो वो उनके फोन आ रहे थे, वो जिज्ञासा थी उनमें जानने की कि आखिर मतलब ये वे कौन है। कौन है, देखिए इसमें कोई शक वाली मतलब बात कौन नहीं, है तो वो जान रहे थे, लेकिन उनका बैकग्राउंड उनको नहीं पता था। हाँ, वो तो इतने, बीजेपी के बहुत से वर्कर, बहुत से देखिए कार्यकर्ता, नेता ऐसे हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मोहनलाल बड़ोली पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के प्रति रॉयल रहे। उन्होंने संगठन के लिए कार्यकर्ता और मंडल स्तर के अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के महासचिव पद तक काम किया, एमएलए रहे, लेकिन उनकी ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं थी जो बड़े नेताओं की रही है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और पार्टी के कई कार्यकर्ता, उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो किस समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, या वो किसी अन्य समुदाय से आते हैं। कई लोगों के फोन हमारे पास भी लगातार आते रहे कि भाई साहब ये कौन है, कहाँ से हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सब आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं और किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं को दरकिनार कर एक ऐसे नेता को कमान सौंपी है जो पार्टी का लॉयल रहा है, जिसने पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के एमएलए तक का काम उन्होंने संभाला है। लेकिन देखो, विधानसभा चुनाव से बिल्कुल, जो विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े हैं, उस वक्त में ऐसा प्रयोग, नवीन जी, ये थोड़ा सा अचंभित करता है, ये सरप्राइजिंग है। ये मतलब चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह के प्रयोग कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही ऐसा जिगरा हो सकता है कि कहां से किसको क्या कमान सौंप दी जाए, पता ही नहीं चलता। ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पार्टी इस तरह का कार्ड खेलकर जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को अचंभित उन्होंने किया है, वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया है, जो पार्टी के प्रति, जो पार्टी के नेताओं के प्रति लॉयल रहेगा, पार्टी उसे आगे बढ़ाएगी। पार्टी के जो बड़े नेता जिनके नाम चर्चा में थे, उन पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हमेशा लगते रहे हैं। उनके खिलाफ भी पार्टी के नेताओं ने जो चुनाव लड़े लोकसभा का, कहीं ना कहीं उनकी खिलाफत में उनकी शिकायतें भी गई हैं। अच्छा, संगठन संभालना तो है ही उनके दायित्व में शामिल, उसके साथ साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद बयानबाजियां शुरू हो गई थी, और बीजेपी जिसको अनुशासित पार्टी कहा जाता है, उसकी गुटबाजियां अलग अलग खेमों की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट्स आई, और जिस तरह से पब्लिक में एक परसेप्शन बनने लगी कि बीजेपी के भीतर भी गुटबाजी है, और कह दिया उन्होंने, राव इंद्रजीत सिंह ने, कि ये तो और बढ़ेगी, ये तो और बढ़ेगी गुटबाजी। हाँ, उन्होंने बड़ा खुला कहा। हाँ, तो ये देखिए, संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचाना, ये तो एक जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी, ये कांटो भरा ताज है उनके लिए, जो जो उन नेताओं को जो है एक साथ लेके आने की कोशिश करना, और जो आपसी फूट है और जो भीतर घात हुई है उसको खत्म करना विधानसभा चुनाव में, ये बड़ी चुनौती है, नवीन जी। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, चाहे पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हो, इनके लिए अगला विधानसभा चुनाव जो 3 महीने बाद होना है, एक चैलेंज है, कसौटी है, बड़ी कसौटी है। उस कसौटी पे ये कैसे खरे उतरेंगे, कैसे पार्टी के नैया पार लगा पाएंगे, ये आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने पार्टी के नेताओं को ये संदेश भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है, चाहे उनका कद कितना बड़ा हो, चाहे कितने पुराने नेता हो, चाहे कितने बड़े नेता हो, पार्टी ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं देगी। उन्होंने उनको ये संदेश भी दिया है। दोस्तों, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है या लोकसभा चुनाव में जिनकी शिकायतें मिली, अगर उनको संदेश देना था तो इसी तरह दिया जा सकता था। ये भारतीय जनता पार्टी ने जता दिया है, और मोहनलाल बड़ोली के लिए ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, वो बेहद कसौटी पे खरे उतरने के लिए एक चुनौती भरा रहेगा। और मोहनलाल बड़ोली और नायब सिंह सैनी का ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। और आप इसको लेके क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि
आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी राय से हमारी राय भी बनती है। नवीन जी की टिप्पणी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर कर ही लेंगे तो साथ में घंटी वाला जो बटन आएगा उसको दबा दीजिए, ताकि चैनल 4 न्यूज इंडिया पे बाकी देश दुनिया की जितनी खबरें आती है वो आप तक समय पे पहुंच सके। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अब्बास जी। नमस्कार दोस्तों।